हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो की जो दूसरी घटना है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तो आपको वो बहुत पसंद आएगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको रणधीर सिंह जी ने भेजी है, जो कि फतेहपुर के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि ये घटना उनके साथ 2011 में घटी थी और काफी ज्यादा अजीब थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको रणधीर सिंह जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रणधीर है और मैं फतेहपुर का रहने वाला हूं। 2011 में ये घटना जो कि मेरे साथ घटी थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी। मैं अक्सर अपनी दीदी के यहाँ उनसे मिलने जाया करता था। उनका ससुराल थोड़ा गांव वाले इलाके में पड़ता था, जो कि ज्यादा डेवलप नहीं था। 2015 से पहले हम भी गांव में ही रहते थे, लेकिन फिर कुछ मेडिकल कंडीशन पापा की खराब हो गई। उसके बाद हमें गांव की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी और फिर हम शहर में आके रहने लगे। अभी मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और मैं अपनी माता जी के साथ रहता हूँ। मैंने अपने साथ घटी इस घटना को बहुत से लोगों को बताया है, लेकिन आज पहली बार मैं इस घटना को किसी सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। यह घटना काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। काफ़ी दिनों तक तो मैं इस घटना से उभर भी नहीं पाया। तो घटना कुछ ऐसी थी कि 2011 में रक्षाबंधन का टाइम था। मैं अपनी दीदी के ससुराल उनसे मिलने जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं दीदी से मिलने वाला था। मैं जिस ट्रेन से उनके गांव जाता था वो प्लेटफॉर्म उनके घर के बहुत ही ज़्यादा आगे था। ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे रुकती थी फिर वहां पर मुझे दोबारा बस करनी पड़ती थी और कुछ किलोमीटर पीछे आना पड़ता था, क्योंकि जहां पर उनका गांव था उस जगह कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ था। जब मैं उनके घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाला था तो वो पहले से ही थोड़ा लेट हो चुकी थी। वो ट्रेन मुझे शाम के 7 बजे मिलने वाली थी, लेकिन उसको आते हुए 8 बज गए। उनके घर पहुंचने में मुझे ट्रेन से मात्र 3 घंटे ही लगते थे, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। आमतौर पर मैं उस प्लेटफॉर्म पे 8 या 8:30 तक पहुंच जाता था, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से वो ट्रेन 11 बजे पहुंचने वाली थी। स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन आउटर में कुछ देर के लिए रुक गई। शायद कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्रॉस करने वाली थी, इसलिए वो ट्रेन करीबन आधे घंटे से उसी जगह पर खड़ी थी। जहां पर वो ट्रेन खड़ी थी वहां से प्लेटफॉर्म करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था और 2 किलोमीटर वापस मुझे उस प्लेटफॉर्म से बस करके आना पड़ता। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर ही बैठा हुआ था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। ट्रेन लेट होने की वजह से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन पर चढ़े नहीं। उस पूरे ट्रेन पे मेरे हिसाब से करीबन 100 से 200 लोग ही होंगे, और जिस ट्रेन की बोगी पर मैं बैठा हुआ था उसमें 10 लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं था। मैं खिड़की के बगल में ही बैठा हुआ था और काफ़ी देर से ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहा था। उस समय मेरे पास एक LG का बटन वाला मोबाइल फ़ोन था, जिससे मैं दीदी को अपने आने के बारे में बता रहा था। मैंने उनसे बताया कि मुझको आने में काफ़ी लेट हो जाएगा क्योंकि ट्रेन अभी खड़ी है। ये बताते बताते मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई और उस वक्त मेरे पास फ़ोन को चार्ज करने के लिए भी कोई भी माध्यम नहीं था। तो फिर मैं दोबारा ट्रेन के चलने का इंतज़ार करने लगा और उसी बोगी में बैठा हुआ था। जहाँ पर ट्रेन खड़ी थी वहाँ से स्टेशन 2 किलोमीटर दूर था और जहाँ पर दीदी का घर था ट्रेन वहाँ से 1 किलोमीटर आगे आ गई थी। मैंने सोचा कि जब तक ट्रेन यहाँ पर खड़ी रहेगी इतनी देर में मैं दीदी के घर पैदल चल के पहुँच जाऊँगा। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और इस वक्त मुझे तो कोई बस भी मिलने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ट्रेन से यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ और दीदी के यहाँ पैदल ही चला जाऊँगा।
मैं आधे एक घंटे में तो उनके यहाँ पैदल चल के पहुंच ही जाऊंगा। मैंने यही सोचा और मैं ट्रेन से अपना सामान लेके नीचे उतर गया। उस वक्त मेरे पास एक बैग था जो कि मैंने अपने पीठ पर लादा हुआ था। मेरे हाथ में मेरा फोन और मैं चुपचाप ट्रेन से उतर के धीरे धीरे ट्रेन के पीछे की तरफ जा रहा था। ट्रेन जहां पर रुकी थी वो एरिया काफी ज्यादा सुनसान था। हालांकि वहां से प्लेटफॉर्म नजदीक था, लेकिन फिर भी वो प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा अजीब जगह पर बना हुआ था, काफी जंगल के बीच में। उस वक्त वो एरिया उतना डेवलप नहीं था, हालांकि अब वो एरिया काफी ज्यादा डेवलप है। मैं धीरे धीरे ट्रेन के पीछे की तरफ जा रहा था और पीछे की तरफ जाते हुए मैं ट्रेन के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और वो पूरी ट्रेन खाली थी। हर बोगी में 5 से 6 लोग ही थे, उससे ज्यादा मुझे किसी भी बोगी में कोई भी बैठा हुआ नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि मैंने अच्छा किया, मैं यहां से नीचे उतर गया और मैं चुपचाप धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था। उस वक्त शायद 11 बज रहे थे। मैं बस पीछे की तरफ चुपचाप चला जा रहा था। मैं ट्रेन को काफी ज्यादा पीछे छोड़ के चला आया था। उस वक्त मैं ट्रेन की पटरियों के किनारे चल रहा था। ट्रेन की पटरियों पर पड़े हुए पत्थर मेरे चलने से काफी ज्यादा आवाज कर रहे थे। मैं चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उस वक्त पूरे ट्रैक पे मैं अकेला ही था। चलते वक्त मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने अकेले आके शायद गलती कर दी, मुझे रुक जाना चाहिए था। जब मैं पीछे मुड़ के देख रहा था तो वो ट्रेन अभी तक वहीं पर ही खड़ी थी। उस वक्त काफी ज्यादा शांति थी। मुझे सिर्फ मेरे चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी जब एक पत्थर दूसरे पत्थर से लड़ रहे थे। मैं आगे की तरफ देख के धीरे धीरे चल रहा था। तभी मुझे अचानक से किसी के चलने की आवाज आने लगी। पहले मुझे ये सब मेरा वहम लगा, लेकिन वो आवाज हूबहू वैसी ही थी जो मेरे चलने पर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन की पटरियों के बगल में कोई और भी मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन मेरे पीछे पलट के देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप आगे की तरफ चल रहा था। थोड़ा आगे चलने के बाद मैं रुक गया और वो चलने की आवाज धीरे धीरे आ रही थी। मैं साफ साफ उसे सुन सकता था। फिर मैं पीछे की तरफ घूमा। वहां पर मैंने देखा कि एक औरत धीरे धीरे मेरी तरफ ही चलते हुए आ रही है और वो नीचे की तरफ देख रही थी। मुझे पहले ऐसे ही लगा कि शायद कोई औरत ट्रेन से उतर के पीछे पीछे कहीं जाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दूर से मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास ही आ रही थी। उस वक्त हल्की फुल्की हवा भी चल रही थी और हवा चलने की वजह से पटरी के दोनों तरफ बांस की बड़ी बड़ी कोठियां वो भी हिल रही थी। मैं दूर से खड़े होके उस औरत को धीरे धीरे अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसने एक लंबा सा घूंघट लिया हुआ था, लेकिन उसके चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पीछे की तरफ थे। मेरी नजर उसके पैर पर तो बिल्कुल नहीं पड़ी और वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी। मैंने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। मेरे बैग में काफी ज्यादा सामान भी भरा हुआ था, जिससे मैं उतना तेजी से तो भाग नहीं पा रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं जल्दी से वहां पर पहुंच जाऊं जहां पर मुझे जाना था। तभी मैंने देखा कि उस औरत की चलने की रफ्तार हल्की फुल्की और तेज हो गई है और वो मेरी तरफ ही आ रही है। जब वो मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी तो बहुत जोर से सांसें ले रही थी और वो बहुत अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। उसको देख के मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वो जिस तरह से भागते हुए मेरी तरफ आ रही थी, मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान तो नहीं है। वो फिर मेरी तरफ आते हुए चिल्ला रही थी। फिर मैंने उसकी आंखें देखी। उसकी आंख सफेद रंग की थी और चमक रही थी। उसकी चमकती हुई आंख देख के मैं डर गया और मैं और तेजी के साथ भागने लगा। मैं इतना तेजी से भागा कि मैंने अपना बैग वहीं पर फेंक दिया और बैग फेंकने के बाद मैं भागने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज और तेज होती जा रही थी। जब मैंने उसकी आंखों को देखा था तब मुझे वो ठीक से दिखाई दी। पहले मैं अंधेरे में उसको समझ नहीं पा रहा था, फिर मैंने उसको ठीक से देखा। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले थे और वो काफी अजीब सी लग रही थी। अंधेरे में जैसे बिल्लियों की आंखें चमकती हैं, उसकी आंखें वैसी ही चमक रही थी। वो एक चुड़ैल थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी में
आज तक इससे तेज कभी नहीं भागा। कुछ दूर भागने के बाद मैं काफी ज्यादा थक गया था, क्योंकि मैं पहले ही बैग उठा के बहुत देर से चल रहा था। जब मैं थका तो वहीं पर रुक गया और फिर मैंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा। जब मैंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो वो औरत वहीं पर मेरे बैग के पास ही खड़ी थी और वहां पर खड़े होके मुझे देख रही थी। मुझे देखने के बाद वो जोर जोर से तालियां बजाने लगी और वो दृश्य बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। तालियां बजाने के साथ वो बहुत जोर से चिल्ला भी रही थी। उसकी आवाज सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं काफी देर तक वहीं पर खड़ा होके उसको देख रहा था। मैं काफी ज्यादा थक गया था और मेरी सांस बहुत बुरी तरीके से फूल रही थी। वो कुछ देर वहीं पर ही खड़ी रही और फिर दोबारा उसने 4-5 कदम मेरी तरफ आने के लिए बढ़ाए। जैसे ही उसने अपने कदम मेरी तरफ आने के लिए बढ़ाए, मैं और आगे भागने लगा और फिर वो रुक गई और दोबारा मेरे बैग के पास जाके खड़ी हो गई। वो कुछ देर तक मेरे बैग के पास ही खड़ी थी और वहीं पर खड़े होके चिल्ला रही थी और तालियां बजा रही थी। इस पूरे हादसे को हुए करीब 10 मिनट हो चुके थे और 10 मिनट बाद वहां पर एक और ट्रेन आ रही थी। वो दूसरी ट्रेन उसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ से मैं आया था। वो वही सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसके लिए उस ट्रेन को रोका गया था जिसमें मैं बैठा हुआ था। उस ट्रेन के आते वक्त उसने बहुत जोर से आवाज की और उसके इंजन पर लगे हुए लाइट की रोशनी पूरे रेल की पटरी पर फैल गई। उस ट्रेन की आने की वजह से कुछ देर के लिए मेरा ध्यान उस ट्रेन की तरफ चला गया और मैं उसी को देखने लगा। वो सुपर फास्ट ट्रेन इतनी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी कि मैंने कुछ देर के लिए ध्यान ही नहीं दिया कि वो उसी पटरी पर आ रही थी जिस पे मैं खड़ा था। उसके बाद मैं तुरंत उस पटरी से हटा और वो ट्रेन मेरे सामने से निकल गई। वो ट्रेन जब मेरे सामने से निकली तो मुझ में और उसमें करीब 3 मीटर का ही फासला था। अगर मैं उससे थोड़ा सा और पास होता तो शायद ये घटना बताने के लिए मैं आज जिंदा भी ना होता। जब वो ट्रेन चली गई तो मैंने दोबारा अपने बैग की तरफ देखा। जब मैंने बैग की तरफ देखा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। वहां पर कोई भी नहीं था। वो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जा चुकी थी और मैं वहीं पर 5 से 10 मिनट तक खड़ा होकर अपने बैग को देख रहा था। वहां पर कोई भी नहीं था। मेरे बैग में मेरा बहुत जरूरी सामान भी रखा हुआ था, लेकिन मेरी हिम्मत वहां पर जाने की नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो औरत दोबारा वहीं पर खड़े होके मेरा इंतजार कर रही हो। इसी भागने की हड़बड़ी में मैंने अपना मोबाइल फोन भी कहीं गिरा दिया था, जो कि मुझको नहीं पता था कहाँ है। उसमें बैटरी भी खत्म हो गई थी। अगर उसमें बैटरी होती तो मैं दीदी के घर पे फोन करके अपने लिए किसी को बुला लेता, लेकिन मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। मैं काफी देर तक वहीं पर ही खड़ा होकर अपने बैग को देख रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो औरत कहीं मेरे पास में भी ना हो, इसलिए मैं बार बार चारों तरफ घूम के देख रहा था। मेरी वहां से जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस ट्रेन से मैं आया था वो भी अब जा चुकी थी और उस पूरे रेलवे के ट्रैक पे मैं ही एक अकेला बचा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बैग को वहीं पर छोड़ दूं और जिस तरफ मैं जा रहा था उसी तरफ चला जाऊं। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक क्रॉसिंग पर पहुंच गया जहां पर मुझे पहुंचना था। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर 1-2 चाय की दुकानें थी जहां पर लोग सो रहे थे। मैंने उन लोगों को जगाया और उनसे मदद मांगी। मैंने उनको उस औरत के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने उनसे बोला कि वो अगर मेरे साथ टॉर्च लेके चले तो मैं अपने बैग को ढूंढ लूंगा। मुझे पता था कि मेरा बैग वहीं पर ही पड़ा हुआ है। वहां पर लोग काफी ज्यादा अच्छे थे, इसलिए उन्होंने मेरी मदद भी की। मैं उनके साथ वहीं पर फिर दोबारा गया और मैंने देखा तो वहां पर मेरा बैग पड़ा हुआ था। मेरे बैग के थोड़ा सा आगे ही मेरा मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ था, जो कि ऑफ हो चुका था। फिर उस आदमी के मोबाइल से मैंने अपनी दीदी के मोबाइल पर फोन किया और जीजा जी को क्रॉसिंग के पास ही बुला लिया और मैं उसी आदमी के साथ उसकी दुकान के बाहर बैठा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद जीजा जी भी वहां पर आ गए और फिर वो मुझे लेके घर गए। मेरे साथ इस घटी घटना को मैंने दीदी को बताया। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि वो लगातार मुझे फोन मिला रही थी और मेरा फोन बंद जा रहा था। उनको मेरी चिंता भी हो रही थी। दीदी ने मुझे बताया कि जीजा जी 2 बार प्लेटफॉर्म के पास जाके मुझे ढूंढ के आ चुके हैं, लेकिन मैं उनको नहीं मिला। वो रात भर काफी ज्यादा चिंता कर रही थी और घर पे मम्मी पापा भी लगातार मुझे फोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा फोन बंद था। वो रात मेरे लिए काफी ज्यादा भयानक थी। अगर मेरी नजर कुछ देर के लिए उस ट्रेन से नहीं हटी होती
तो शायद मैं उस ट्रेन के नीचे आके मर जाता और वो औरत जो भी थी, चुड़ैल या डायन, मुझे मार डालती। लेकिन मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि मैं बच गया और उस काली रात को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मैं अक्सर लोगों को इस घटना के बारे में बताने की कोशिश भी करता हूँ। जिनको विश्वास करना होता है वो कर लेते हैं और जिनको विश्वास नहीं करना होता है वो बस हंस के टाल देते हैं। अब मैं ये पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप मेरे साथ घटी इस घटना पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये घटना एकदम सच है। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मेरे एक व्यूवर आशीष जी ने भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको आशीष जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम आशीष है और ये घटना मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी। ये घटना मेरे पिताजी के साथ तब घटी थी जब वो 21 या 22 साल के थे। हम इस वक्त कानपुर में रहते हैं और ये घटना मेरे पिताजी के साथ कानपुर में ही घटी थी। पिताजी एक बार अपने दोस्तों के साथ कानपुर से होते हुए इलाहाबाद की तरफ जा रहे थे। वो अपनी दोस्त की मोटरसाइकिल से ही जा रहे थे। उस वक्त उनके साथ उनके एक दोस्त राहुल भी थे। राहुल को गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आता था, इसलिए पापा ने उनकी गाड़ी ले ली। वो इलाहाबाद अपने किसी दोस्त की शादी में जा रहे थे। उनके दोस्त की शादी अगले दिन थी, इसलिए वो एक दिन पहले रात में निकल गए। पापा की मम्मी यानी कि मेरी दादी ने उनको रात में निकलने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी वो यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी वो पहुंच जाएंगे। उनको सारे घर वाले जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि वो उनका खास दोस्त है जिसकी शादी वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। घर वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जिद करके चले गए। वो सबसे पहले अपने दोस्त राहुल के घर पर गए, फिर वहां से उनकी बाइक से इलाहाबाद के लिए निकल गए। उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे। वो दोनों घर से खाना खाकर भी नहीं निकले थे। उन्होंने सोचा था कि वो हाईवे के बीच पे ही किसी ढाबे पर रुक के खाना खा लेंगे। हालांकि घर से उनको खाना खा के जाने के लिए सब लोग बोल रहे थे, लेकिन उनका कुछ और ही इरादा था। जब वो लोग मेन हाईवे पर पहुंचे तो वहां पर एक ढाबा था जो कि अब बंद हो चुका है। पापा ने बताया था कि पहले वो ढाबा काफी ज्यादा चलता था, फिर धीरे धीरे उस ढाबे के पास लोग आना बंद हो गए और फिर वो ढाबा बंद हो गया। उन्होंने मुझे उस ढाबे का नाम नहीं बताया था। वो लोग रात में 12 बजे के करीब उस ढाबे के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने खाना खाया और उसके बाद पापा दोबारा गाड़ी चलाने लगे। हाईवे एकदम सुनसान था और उस पूरे हाईवे पे पापा और उनके दोस्त ही थे। उस वक्त हाईवे पे बड़ी बड़ी ट्रकें भी जा रही थी। वो ट्रकें इतनी तेजी से निकल रही थी कि पापा को गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत भी हो रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ देर के लिए गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने जस्ट अभी खाना खाया है, जिसकी वजह से उनको नींद आ रही है और वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तभी उनके दोस्त ने बोला कि हम कहीं आगे चल के किसी ढाबे पर दोबारा रुकते हैं और वहां पर हम चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद तुमको नींद नहीं आएगी और फिर तुम दोबारा गाड़ी चला सकते हो। अगर तुमको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ से वापस लौट सकते हैं और फिर हम बस से चल सकते हैं। पापा ने उनको गाड़ी से वापस जाने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि वो रास्ते में ही किसी ढाबे पर रुक के चाय पी लेंगे। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे और कुछ देर बाद उनको एक ढाबा मिला। उन्होंने वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया और उन लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद पापा ने अपने दोस्त राहुल से बोला कि अब हमें चलना चाहिए। राहुल ने बोला ठीक है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं बस टॉयलेट करके आता हूँ। पापा ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। उन्होंने चाय की पेमेंट की और फिर जाके गाड़ी पर बैठ के अपने दोस्त राहुल का इंतजार करने लगे। 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे और राहुल अभी तक नहीं आया था। उन्होंने फिर राहुल को आवाज दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर पापा उनको ढूंढने के लिए उसी बाथरूम की तरफ गए जो कि ढाबे के पीछे बना हुआ था। जब पापा वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि राहुल वहीं बाथरूम के पास ही खड़ा हुआ था। पापा ने दूर से खड़े होकर उनको आवाज दी, लेकिन उन्होंने उनके बुलाने का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद पापा उनके पास गए और उनके कंधे को छुआ और पीछे की तरफ घुमाया। जैसे उन्होंने उनको छू के पीछे की तरफ घुमाया, उनका दोस्त राहुल एकदम चौंक गया। वो चौंकते ही पापा को देखने लगा। उन्होंने पापा से पूछा कि क्या हुआ। पापा ने उससे पूछा कि तुमको क्या हुआ, मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
हमें वैसे ही बहुत लेट हो गया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि हम समय पर इलाहाबाद पहुंच सकें। उनके दोस्त ने कहा हाँ ठीक है, और फिर वो लोग दोबारा गाड़ी पर बैठ गए। पापा गाड़ी काफी तेजी में चला रहे थे और उनके दोस्त चुपचाप पीछे बैठे हुए थे। आमतौर पर जब पापा गाड़ी को तेज भगाते हैं तो उनका दोस्त राहुल डर जाता था। इस बार भी पापा वही कर रहे थे, वो गाड़ी को काफी तेजी से भगा रहे थे, लेकिन इस बार उनका दोस्त राहुल पीछे चुपचाप बैठा हुआ था। पापा उनसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल तुमको क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो। उनके बोलने का भी राहुल कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वो बस चुपचाप पीछे ही बैठा हुआ था। पापा ने उनको डराने के लिए गाड़ी को हल्का सा और तेज भगाया, लेकिन इस बार भी राहुल कुछ नहीं बोला। उनको बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने 2 से 3 बार राहुल को आवाज भी दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। पापा आगे की तरफ देख के लगातार गाड़ी चला रहे थे। तभी पापा ने अपने दोस्त राहुल के पैर को छूते हुए पूछा, राहुल तुमको क्या हुआ। राहुल ने ऐसे जवाब दिया कि जैसे वो अभी होश में आया हो। उसने बोला हाँ क्या हुआ। पापा ने पूछा कि मैं तुमको इतनी देर से बुला रहा हूं और तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो। उसने बोला कि उसने पापा की आवाज ही नहीं सुनी। ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। पापा ने फिर उनसे बोला कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने बोला कि तुम वहां पर बाथरूम के पास खड़े होकर क्या कर रहे थे, मैं 5 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस बात का जवाब राहुल ने बहुत अजीब दिया। राहुल ने बोला कि उसको पता ही नहीं चला कि वहां पर खड़े हुए उसको 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। तभी पापा ने उससे बोला कि तुम हर सवाल का अजीब जवाब क्यों दे रहे हो। राहुल तब गुस्से से बोला कि तू चुपचाप गाड़ी चला ना, मेरी बात क्यों कर रहा है। ये बात जैसी ही राहुल ने पापा से बोली, उनको गुस्सा आने लगा। उनसे जब भी कोई बुरी तरीके से बात करता था उनको बहुत गुस्सा आता था, और इस बार तो उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया क्योंकि वो रास्ते में गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने गाड़ी की स्पीड को थोड़ा धीमे कर दिया और नॉर्मल ही गाड़ी चलाने लगे। करीबन 5 मिनट तक उन दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। पापा चुपचाप गाड़ी चला रहे थे और उनके दिमाग में बार बार राहुल के गुस्से वाली बात घूम रही थी। राहुल गाड़ी के पीछे चुपचाप बैठा हुआ था। उसने फिर अपने हाथ को पापा के कंधे पर रख लिया। पापा ने अपने कंधे को झटका और उनका हाथ हटा दिया। उसने दोबारा पापा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। पापा ने भी उनको गुस्से से बोला कि तुम अपना हाथ हटा लो, मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। उसने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और कुछ देर बाद उसने दोबारा पापा के कंधे पर अपना हाथ रख लिया। पापा ने फिर कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। कुछ देर बाद राहुल ने जो हाथ पापा के कंधे पर रखा हुआ था वो धीरे धीरे उनके गले की तरफ बढ़ाने लगा। ये बात पापा को थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज पर उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों को पापा के गले पर रख दिया और गले को दबाने लगा। पापा गाड़ी चला रहे थे। उनको लगा कि शायद राहुल किसी तरीके का कोई मजाक कर रहा है। वो गला धीरे धीरे दबा रहा था और पापा गाड़ी चलाते हुए बोल रहे थे कि राहुल ये सब बदतमीजी मत करो, मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। राहुल उनके बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और वो अपने हाथों से गले को धीरे धीरे और तेजी में दबाए जा रहा था। कुछ देर बाद उनको गाड़ी चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी और उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को रोक दिया। उन्होंने राहुल का हाथ हटाया और उसकी तरफ गुस्से से देखने लगे। उन्होंने उसको पीछे की तरफ ढकेल दिया। जहां पर पापा ने गाड़ी रोकी थी वो हाईवे काफी ज्यादा सुनसान था। दोनों तरफ पेड़ थे और उस पूरे हाईवे पे बस पापा और उनके दोस्त राहुल ही थे। वो सिंगल लेन हाईवे था जिसपे गाड़ियां आ भी नहीं थी और जा भी नहीं थी। जब उन्होंने अपने दोस्त राहुल को पीछे की तरफ ढकेला तो वो काफी दूर जाके गिरा। उन्होंने खांसते हुए बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या, मेरा गला क्यों दबा रहे हो, तुम्हारी हरकतें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। ये बात जब पापा ने अपने दोस्त राहुल को बोली तो वो बस वहीं पर लेटे हुए सुन रहा था जहां पर पापा की ढकेलने की वजह से वो गिरा था। वहां पर कुछ देर बैठने के बाद वहां पर लेटे लेटे वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर चिल्लाने लगा। उसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा। वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था ये पापा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पापा उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब मजाक मत करो, लेकिन उसकी हरकतें मजाक नहीं थी। वो पापा पर जानलेवा हमला कर रहा था और उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसकी आवाज काफी ज्यादा भारी हो गई थी, जैसे नॉर्मल आदमी की नहीं होती है। उसकी आवाज सुन के पापा को ऐसा लग रहा था कि वो कोई और है। धीरे धीरे उसकी भारी आवाज पतली होती गई
और वो एक औरत की आवाज में बदल गई। पापा जब भी उस दृश्य के बारे में बताते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। जब राहुल पापा की तरफ देख रहा था तो उन्होंने बताया था कि वो अपने जबान को बाहर निकाल रहा था और बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। ये देख के उनको ये तो समझ में आ गया था कि राहुल ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है। उसकी आवाज काफी ज्यादा बदली हुई लग रही थी, जिससे पापा ये समझ गए थे कि वो राहुल नहीं है। उसके अंदर किसी की आत्मा घुस चुकी है या फिर उसको किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है। वो ऐसी हरकतें बार बार दोहरा रहा था। पापा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और इसी छीना झपटी में उसने पापा के हाथ पर काट लिया। उसने पापा के हाथ पर इतनी जोर से काटा कि उनके दाहिने हाथ का मांस बाहर निकल आया। उनके हाथ से काफी ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने दोबारा राहुल को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने उसको पकड़ा और फिर बाइक के पास पकड़ते हुए ले आए और उन्होंने उसको वहीं पर बैठा के रखा। वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि कुछ देर बाद उसके गले से आवाज निकलना भी बंद हो गई। रास्ते में गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। फिर काफी देर बाद जब उन्होंने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो एक बस रुकी। उस बस में काफी लोग बैठे हुए थे। जैसे ही पापा ने उस बस ड्राइवर को अपने दोस्त राहुल को दिखाया, वो बस ड्राइवर भी काफी ज्यादा डर गया था और बस में बैठे हुए लोग भी बहुत ज्यादा डर गए थे। ड्राइवर ने दोबारा बस चलाने की कोशिश की और वो बस दोबारा चलाने लगा। पापा ने अपने दोस्त राहुल को वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि वो उनको बहुत बुरी तरीके से मारने की कोशिश कर रहा था, और बस का पिछला दरवाजा पकड़ लिया और वो बस पे चढ़ गए। जैसे ही पापा ने बस को पकड़ा, राहुल उनके पीछे भागता हुआ आ रहा था। फिर बस ड्राइवर ने उस बस को काफी तेजी में चलाया। पापा के हाथ से बहुत बुरी तरीके से खून बह रहा था। उस बस के कंडक्टर ने पापा को बस से नीचे उतरने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने जब अपनी परिस्थिति के बारे में उनको बताया तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। पापा दोबारा कानपुर की तरफ ही जा रहे थे। जहां पर पापा के साथ ये हादसा हुआ था उससे सबसे नजदीकी ढाबा वही ढाबा था जहां पर पापा और उनके दोस्त ने बैठकर चाय पी थी। वो बस दोबारा उसी ढाबे पर जाके रुकी। बस के रुकते ही पापा तुरंत बस से नीचे उतरे और ढाबे के अंदर गए। वहां पर उन्होंने ढाबे वालों से मदद ली। उन ढाबे वालों के पास मरहम पट्टी करने का कुछ सामान भी था, जिससे उन्होंने पापा के हाथ पर दवाई लगाई और उनके बहते हुए खून को रोका। उनका खून काफी ज्यादा बह चुका था। कुछ देर बाद उस ढाबे वाले ने पापा से पूछा कि आप तो कुछ देर पहले अभी यहाँ से चाय पीकर गए थे। तो पापा ने कहा हाँ, और उसके बाद पापा ने उस ढाबे वाले को अपनी परिस्थिति के बारे में बताया। वो वहीं पर ही बैठे हुए थे। उस समय उस ढाबे पर भी किसी के पास फोन नहीं था जिससे वो फोन करके अपनी परिस्थिति के बारे में अपने घर वालों को बता सके। उस ढाबे वाले ने बोला कि कुछ ही दूर आगे वहां पर आपको पीसीओ मिलेगा, आप उस पीसीओ से जाके फोन कर सकते हैं। फिर जो बस पापा को ढाबे पर लेके आई थी, उन्होंने उसी बस से दोबारा कानपुर वापस जाने का फैसला किया। वो कानपुर वापस गए और फिर घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी परिस्थिति के बारे में अपने घर वालों को बताया और राहुल के बदलते हुए व्यवहार के बारे में भी बताया। ये बात काफी ज्यादा सबको अजीब लगी। उसके बाद पापा ने राहुल के घर वालों को भी फोन करके सारी परिस्थिति के बारे में बताया। राहुल के घर वाले भी ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उसके बाद राहुल को ढूंढने के लिए उनके घर वाले, पापा और उनके बाकी दोस्त वहीं गए जहां पर उन्होंने गाड़ी को छोड़ दिया था। वो लोग उसी वक्त रात में ही निकल के तुरंत गए। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी वहीं पर ही पड़ी हुई थी और उनका दोस्त राहुल गाड़ी के साइड में ही हाईवे के बगल में ही लेटे हुए थे। उनको जब उठाया गया तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने अपने बाल को पूरी तरीके से नोच रखा था और अपने पूरे मुंह पे बहुत बुरी तरीके से जख्म कर रखा था। जब उनके परिवार वालों को राहुल हाईवे के साइड में पड़ा हुआ मिला तब उस वक्त सुबह के 6 बज चुके थे। उसके बाद उनको लेके हॉस्पिटल सब लोग गए। जब वो हॉस्पिटल में गए तो बेहोशी की हालत में थे। पापा पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था कि उनके साथ राहुल ने क्या किया। राहुल 1 से 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद जब उनको होश आया तो उसको कुछ भी याद नहीं था। पापा ने उसको बार बार पूछने की कोशिश की कि क्या तुमको सच में कुछ भी याद नहीं है। उसने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। पापा के दोस्त राहुल को बस आखिरी वही चीज याद थी जब वो उनके साथ बाइक पर चाय पीकर बैठे थे। जब उनकी आंखें दोबारा खुली तो वो हॉस्पिटल में थे। ये बात जब राहुल ने पापा को बताई तो उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। पापा तभी राहुल के ऊपर चिल्लाने लगे कि वो झूठ बोल रहा है। राहुल ने बोला कि उनको कुछ भी याद नहीं है। तब राहुल के माँ बाप ने
राहुल से पूछा कि आखिर पापा ने उनके साथ हाथापाई क्यों की। राहुल ने अपने माता पिता को ये बताया कि उसको ये भी नहीं याद है कि पापा ने उसके साथ कोई हाथापाई भी की है। जब ये बात राहुल ने अपने मम्मी पापा को बताई तो वो लोग समझ गए थे कि ये कुछ और चक्कर है। उसके बाद राहुल कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसको फिर घर लेकर आए। डॉक्टरों के बाद राहुल को 2-3 पंडित जी को दिखाया गया तो पंडित जी ने यह बताया कि राहुल के ऊपर किसी आत्मा का साया चढ़ चुका है जो उसके ऊपर धीरे धीरे हावी हो रहा है, जिसकी वजह से राहुल की याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो राहुल के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे उसको अंदर से मार रहा है। जब ये बात राहुल के माता पिता को पता चली तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उसके बाद पंडित जी ने उन लोगों को उपाय भी बताया। उन्होंने बताया कि राहुल को उन्हें उनके घर पे लाना होगा जहां पर वो सारी पूजा पाठ और सिद्धियां करते हैं। राहुल को जब वो लोग उनके घर पर लेके गए तो वो जाने के लिए मना कर रहा था। उसके बाद उसके परिवार वाले जबरदस्ती राहुल को लेके पंडित जी के घर गए। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ सिद्धियां की जिसकी वजह से राहुल उनके सामने ही जोर जोर से चिल्लाने लगा और राहुल की आवाज दोबारा बदल के वैसी आवाज हो गई जैसी पतली और मोटी आवाज उसकी हो चुकी थी। उसके बाद उस पंडित जी ने उस आत्मा से बार बार पूछने की कोशिश की कि वो कौन है और कहां से आई है और वो राहुल के ऊपर क्यों हावी हुई है। वो आत्मा काफी ज्यादा जिद्दी थी। वो अपने बारे में उस पंडित जी को बिल्कुल भी नहीं बता रही थी। उसके बाद उन्होंने अपनी सिद्धियों को और मजबूती से करना चालू कर दिया जिसकी वजह से वो राहुल को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगी। लेकिन फिर उसने ये भी बता दिया कि रात में राहुल ढाबे के पीछे वाले बाथरूम के पास गया था तो मैं वहीं पर ही बैठा हुआ था। ये मेरे ऊपर से निकल के चला गया और तभी मैं इसके शरीर के अंदर चला गया। अब मैं इसके शरीर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे कोई और शरीर नहीं मिल जाता है और इसके शरीर के पास आने वाले हर लोगों को मैं मार दूंगा। ये बात राहुल ने जब पंडित जी के सामने अजीब सी आवाज में बोली तो उसके माता पिता भी बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। उसके बाद पंडित जी ने अपनी कोई सिद्धियां और जादू मंत्र करके राहुल को एक अजीब सी तावीज पहना दी और राहुल को एक कमरे में बंद करने के लिए बोला। करीब 1 महीने बाद राहुल नॉर्मल हो गया। वो कैसे नॉर्मल हुआ, पंडित जी ने उसके साथ क्या किया, इस बारे में न पिताजी को पता है और न ही उन्होंने मुझे बताया। इस घटना के बाद पापा ने बताया था कि वो राहुल से नहीं मिले और फिर वो लखनऊ शिफ्ट हो गए। ये घटना जो उनके साथ घटी थी ये बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता है कि ये सच है, लेकिन जब ये घटना मम्मी ने मुझे बताई तो मुझे उन पे विश्वास होने लगा। मेरे पिताजी बहुत बुरी मुसीबत से बच गए थे और वो हमेशा इस घटना को याद करते हैं। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।